तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चेन टियांगहाओ जो कि एक स्वर्डसिस्ट थे, पूरी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और बातें करते-करते इस दौरान ये लोग जो सी सेलिंग काउंटी का कैपिटल था, उसके काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। अब आगे वैसे इस ट्रिप के दौरान मास्टर फिफ्थ पहले भी कुछ चीज़ें ज़ोकिंग को बता चुके थे। लेकिन क्योंकि टियांगहाओ यहीं पर रहते थे फिलहाल, तो उनकी जो चीज़ें थी काफ़ी डिटेल में थी। जैसे कि देखो, एथ से कोलिशन एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर में मेन फोर्स है, लेकिन यहाँ पर उसका बस एक ब्रांच है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है फोर्स। खास करके वो 3 सेक्ट जो कि बहुत पावरफुल थे, उनके बारे में टियांगहाओ बता रहे थे। और उनके जो बहुत सारे डिसाइपल्स भी हैं, स्वॉर्डसेस के मेंबर भी हैं। और स्वॉर्डसेस की वजह से वो सर्वाइव भी किए हैं इतने लंबे समय तक। और ये बताते हैं कि हम देखो, जैसे हम दोनों है ना, हम सुप्रीम एंशिएंट लाइटनिंग ऑर्डर के ही डिसाइपल हैं, जो कि मेजर 3 में से एक है। फिर वो याओ मेंशन के बारे में भी और चीज़ें बता रहे थे कि देखो, जो हेवनली मार्कस याओ थे, वो तो खत्म हो चुके बहुत सालों पहले। लेकिन उन्होंने इतनी रिसोर्सेज, इतनी चीज़ें इकट्ठा कर दी थी कि अभी भी याओ क्लैन सर्वाइव कर रहा है। लेकिन फिर भी अब याओ क्लैन को तुम ऐसा फोर्थ टायर का मान सकते हो। और 2 नॉन ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बताते जो कि थर्ड टायर पे आते हैं, एक सेंट फिन्स और दूसरे डेमी मॉर्टल्स। अब ये नाम सुन करके ज़ो और कैप्टन दोनों थोड़े सीरियस हो जाते हैं। मास्टर फिफ्थ थोड़ी दूर पर खड़ी थी, वैसे तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता था। इस दौरान जो सन लीन थी, वो मतलब फीमेल, वो बोलती कि जब आप लोग पहुंच जाओगे कैपिटल, तो इन दोनों स्पीसीज से, प्रजातियों से थोड़ा सावधान रहना। जैसे सेंट फिन जो होते हैं ना, उनका एक चेहरा आगे होता है और एक पीछे भी होता है। उनकी जो सोचने की क्षमता होती है काफ़ी गहरी होती है। और जो डेमी मॉडल्स होते हैं ना, वो इंसानों के जैसे दिखते हैं, हालांकि उनके बाल, आईब्रोज और आंखें पूरी सफ़ेद होती है। काफ़ी एरोगेंट होते हैं लेकिन ये लोग। लेकिन देखो, वो लोग भी शांति से रहते हैं क्योंकि हमारे गवर्नर जो है आके उनकी वजह से। और चीज़ें ये बता रहे थे जैसे कि सी सीलिंग काउंटी जो है वो होली टाइम रीजन का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम लोग स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि होली टाइड जो प्रजाति है वो अभी भी इस रीजन पे आंख गड़ा के रखी हुई है, तो आंतरिक संघर्ष चलते रहता है। और कप्तान ज़्यादा समझ रहे थे तो वो भी बताते हैं, तो चिटियांगाओ बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। बाहरी रूप से भी दिखता है एग्रेशन, मतलब कप्तान बोलते हैं, मतलब ज़ू को भी चीज़ें समझ में आ रही थी कि जो मानवीय प्रजातियाँ हैं वो धीरे-धीरे नीचे गिरती जा रही हैं। और धीरे-धीरे वो और भी जो राजधानी का पावर स्ट्रक्चर था, वो चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। इस वर्सेस पैलेस बैटल से रिलेटेड हर चीज़ यही लोग कंट्रोल करते हैं। या कुछ क्राइम भी हो रहा हो तो पूरी चीज़ें, चाहे कितने भी सेक्ट आ जाए भाई, काम तो ये स्वॉर्डसेस का ही रहेगा, क्योंकि स्वॉर्डसेस को इनसे ऊपर रखा जाता है। और फिर ये बोलते, तुम्हें सुनने में आएगा कि लोग बोलेंगे कि गवर्नर कमज़ोर हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। और बड़ी बात ये है कि हम स्वॉर्ड जजेस अपने पैलेस लॉर्ड, यानी जो स्वॉर्ड से इसके मेन पावर है, उनसे ज़्यादा गवर्नर की इज्जत करते हैं, क्योंकि गवर्नर यहाँ से पर 800 साल से इस एरिया को लीड कर रहे हैं। उन्होंने स्टेबिलिटी बना के रखी है, वो बहुत चौकन्ने हैं। और वो भी बताते हैं कि इन 800 सालों में खास करके भाई 47 बार उन पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है, मतलब मारने की कोशिश की गई है। समय इस दौरान गुजरते रहता है, 15 दिन और गुजर चुके थे। और ये जो रेगिस्तानी एरिया था ना, धीरे धीरे खत्म होते जाता है और एक हरा मैदान इन्हें अब दिखाई देने लगता है। और लोग भी जो दिखाई दे रहे थे, काफ़ी खुश मिजाज लोग दिखाई दे रहे थे। और बताते हैं टियांगाओ कि हम काउंटी कैपिटल के बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। यहाँ से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल लेकर हम शहर फिर पहुंच जाएंगे। कैप्टन इस दौरान देख रहे थे और बाकी डिसेबल्स इस दौरान काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि जिधर चेन टियांगाओ इशारा करते ना, उस तरफ जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पर बादल उधर दिख रहे थे और गर्जना हो रही थी। वहाँ पर एक बड़ी सी पक्षा जो भी बोल लो, दिखाई देता है, जिसका 3 खोपड़ियाँ थी। तो टियांगाओ बताते हैं कि ये सीनियर किंग है, वो बेसिकली इसके पहले जो गवर्नर थे ना, उनके मित्र थे। वो गवर्नर 800 साल पहले भैया, मतलब इमॉर्टल का इंपीरियल कैपिटल लौट गए थे। उन्होंने सीनियर किंग को इनवाइट पे किया था, बट ये गए नहीं है। तो तुम इन्हें कभी कभी ऐसा उड़ते उड़ते देखोगे। पुराने म्यूटेंट बीस्ट हैं और उनकी जो ब्लड लाइन है एंशिएंट एम्परर एरा से मैच करती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके कोई एंसेस्टर जो थे ना, वो फॉलोअर थे एंशिएंट एम्परर के। इधर ये बड़ी पक्षी करीब आते जाती है, तभी यहाँ पर एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं एक स्वॉर्डसेस हूँ, मुझे ग्रैंड एम्परर ने 180 मीटर का लाइट दिया था। ये आवाज़ जोकिंग वगैरह पहचान लेते हैं। यार कप्तान बोलते हैं, अरे ये तो निंगयान है ना, क्या वो पक्षी उसे खाना चाहती है? और ये निंगयान वही बंदा है ना जिसने जोकिंग पर अटैक किया था जब जोकिंग चढ़ाई उड़ाई कर रहा था। इस दौरान टियांगाओ रेस्पेक्टफुली बोलते हैं ग्रेट बर्ड किंग से कि अरे क्या आप इसे छोड़ नहीं सकते?
और ज़ू हैरान होता है, मतलब देखो टियांगाओ जानते नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये बंदा स्वॉर्ड सेज का है, तो स्वॉर्ड सेज वाले एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। सुन लिंग भी समझ जाती है ये लोग क्या सोच रहे हैं, तो बोलती है तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। इन द सेंस कि अगर हम नहीं भी जानते ना, अगर हमें पता चल जाए कि तुम स्वॉर्ड सेज हो, तो स्वॉर्ड सेजेस एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और इस दौरान ये भी मतलब वो जो बर्ड थी, किंग किंग, उसको बोलती है रिस्पेक्टफुली। कैप्टन एकदम चौकस थे। प्लम डार्क इस दौरान बाहर आती है मेंढक से और ज़ू की तरफ बढ़ती है। अब इनके रिस्पेक्ट दिखाने के बाद ये जो बड़ा पक्षी था, वो ऐसा गोल-गोल चक्कर मारता, 6 आँखों से देखता है, पंजे खोलता है और निंग्यान को ड्रॉप कर देता है। और उसके बाद ये पक्षी मतलब आसमान की तरफ बढ़ जाता है। कैप्टन कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगा ये मुझे दिख रहा। वो ज़ियान वो ऐसा हाँ में सर हिलाता है और बोलते हैं, कुछ शायराना अंदाज में बोलता है कि मेरी तरफ देख रहा होगा क्योंकि उसको मेरे अंदर एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी की ऑरा फील हुई होगी। ज़ू कुछ नहीं कहता है। इस दौरान निंगयान क्योंकि अब डेक पर आ चुका था, तो उसकी नज़र ज़ू और कप्तान पे पड़ती है। इस दौरान टियांगाओ भी समझ जाते हैं, तो दोनों से पूछते हैं ज़ू और कैप्टन से जानते हो? कप्तान बोलते हैं हाँ ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का ही है, और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं एडजंक्ट स्वॉर्ड सीज, मतलब पूरी तरह से स्वॉर्ड सीज नहीं बनाता। ज़ू इस दौरान कोल्ड लुक देता है। निंगयान की और फट जाती है और वो प्लम डार्क की तरफ देखता है। देखते ही तुरंत उनकी तरफ दौड़ कर जाता है, एकदम पैरों में पड़ जाता है। बोलता है मैट्रिआर्च में फाइनली आप मुझे मिल गई। जब प्लम डार्क देखती तो काफ़ी कूल रूप से देखती है, उस उन्हें मालूम था। फिर वो कहती है डार्क सेरेनिटी सेक्ट। वो बोलता है वाह मैट्रिआर्च में मैं सच में डार्क सेरेनिटी सेक्ट का ही एक मेंबर हूँ। क्योंकि देखो लोगों को मालूम था कि जो डार्क सेरेनिटी सेक्ट है ना, उसको बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, अलग-अलग प्रीफेक्चर्स में भी। ज़ू भी देख रहा था और कैप्टन भी कि यार, और ऐसा नहीं कि वो ब्रांचेस होते, डार्क सेरेनिटी सेक्ट ऐसे छोटे-मोटे बहुत सारे बने हुए थे। जब एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी चले गए थे, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने डार्क सेरेनिटी सेक्ट करके खोल दिया था। और फिर प्लम डार्क बोलती ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन निंगयांग आना नहीं चाहता था साथ में, मना भी नहीं कर सकता था उसकी, क्योंकि फटी पड़ी थी ज़ू किंग से। ज़ू का था कि एक समय निकालता हूँ जब मिलेगा और फिर उसके साथ मैटर सेटल करता हूँ। लेकिन कैप्टन की आंखों में अलग चमक था। कैप्टन कहते तुम्हारे बारे में कुछ मुझे अलग लग रहा है कि यार ये बंदा, उस बड़ी पक्षी ने इसको पकड़ भी लिया, ये मरा भी नहीं, इसकी बॉडी में खरोच भी नहीं है। निंगयान तुरंत एक्सप्लेन करना शुरू करता है, बड़े भाई मैंने एंसेस्ट्रल अवेकनिंग हासिल की है जब बहुत छोटा था तभी, तो मेरे बॉडी में ना ब्लड लाइन में डिफेंस वाली टेक्निक्स है। कैप्टन इस दौरान अपनी जीभ चाटते हैं और कहते हैं अरे तुम ज़ू किंग से क्यों डर रहे हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तुमने सुना ही होगा कि ज़ू मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, जब तुम नीदर फ्लाइट पिलर में थे उसमें वो रूमर्स वूमर्स नहीं थे भाई, वही सत्य है। बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा। तुम मेरा भाई जैसे रहोगे तो ज़ू किंग के भी भाई बन जाओगे। अरे कैप्टन अपना फेकम फाक शुरू कर देते हैं। अब निंगयान चाहे माने या ना माने, बट उसको मानना पड़ता है। ज़ू देख रहा था और उसको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसको याद आता है वो जियानमू का, कैप्टन ने उसका भी वैसे ही काटा था। वो जियानमू भी चौंक जाता है, उसको लगता है यार ये तो मेरे साथ चूका था, अब लग रहा है इस बंदे के साथ होने वाला है। कैप्टन अपना ऐसा फेकम पाक शुरू करते हैं इसको, वो जियानमू एकदम को जैसे घेरे में इन्होंने लिया था, वैसे निंगयान को घेरे में ले लेते हैं। फिर अब वो जो टेलीपोर्टेशन एरिया था वहाँ पर ये पहुँच चुके थे, और सो इस दौरान चैंग टियांगाओ को काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इस कैपिटल के बारे में नहीं जानता हूँ। अगर मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत लगे तो मैं बिल्कुल आपसे मिलूँगा। टियांगाओ भी कहते हैं बिल्कुल यार, 30,000 मीटर पिलर वाले बंदे हो, तुम्हें मालूम है उसका क्या मतलब होता है? और उसको बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता है। तो वो बताते हैं कि तुम्हारा हार्ट एकदम प्योर है, तुम राइटियस हार्ट वाले बंदे हो, तो तुम्हारे असाइनमेंट भी जो तुम्हें मिलेंगे ना उस हिसाब से भी मिलेंगे। रूल्स ऐसे-ऐसे थे कि देखो अब नए-नए स्वॉर्ड सेज बने हो तो आपको 3 साल तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपको बड़े मिशंस मिलते हैं। वो ओथ सेरेमनी वगैरह यहाँ पर भी होगी। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग-अलग सेरेमनी होता है टाइप में, और फिर आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपको मिलिट्री क्रेडिट्स मिलते हैं। फिर जैसे पेट्रोलिंग, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वगैरह ये बता रहे थे। इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट, कहाँ पर आप ईज़िली मिलिट्री क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। और बताते हैं कि जेलर वाला जो रोल है, अब ज़ू को समझ में नहीं आता है। वो बताते हैं कि जो करेक्शंस डिवीज़न होते हैं ना, वहाँ के जेलर्स, लोड मत लो, तुम जब पहुँच जाओगे कैपिटल तो तुम्हें समझ में खुद आ जाएगा। क्योंकि देखो जो शहर है ना उसमें बड़े-बड़े जेल हैं, वहाँ पर हर एक प्रजाति के क्रिमिनल्स तुम्हें मिलेंगे, और यहाँ के जेलर्स है ना अच्छे-अच्छे की पड़ती है। देखो जेलर्स बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन तुम उनसे भी स्पेशल हो, क्योंकि भाई तुमने 30,000 पिलर की लाइट चलाई है, तो लोगों को तुमसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। मतलब तुम्हें एक अलग लेवल पे वो देखना चाहेंगे। हालाँकि तो को इन चीज़ों से मतलब नहीं था। उसके मन में अलग विचार चल रहे थे, और फिर वो पूछता है बिग ब्रो चैन, माउंटेन डेब्रेक किधर है? माउंट डेब्रेक। टियांगाओ देखते हैं ज़ू की तरफ कि वो डेब्रेक प्रीफेक्चर में है।
जो कि यहाँ से एक प्रीफेक्चर की दूरी पर है। काउंटी कैपिटल के बाद वाला जो प्रीफेक्चर है वो बेसिकली स्वॉर्डसेज पैलेस वालों का ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है। और बताते हैं वो लोकेशन काफ़ी टाइट है क्योंकि वहाँ पर एक एंशिएंट सन जो थे सूर्य के समान ऑरा वाले, वो खत्म हो गए थे बोल रहे हैं जो भी। तो अभी भी उनकी लाइट की ऑरा है जिससे कि लोगों को बहुत फायदा होता है। और आपको मालूम है सो माउंट डेविड के बारे में क्यों पूछ रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा को वो जो बंदा था अपना टॉर्च लाइट वाला, उसने बोला था ना कि वहीं दफनाया है। फिलहाल ये पोर्टल पहुंच चुके थे अब पूरी तरह से। फ्लाइंग शिप को प्लम डाक रख देती है और ये सभी लोग वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलियर स्वॉर्ड सेजेस भी दिखाई देते हैं और काफी रेस्पेक्ट दिखा रहे थे एक दूसरे को ये स्वॉर्ड सेजेस। एक बात तो ये था। और इसके अंदर प्रवेश करके जब ये बाहर निकलते हैं तो जहाँ मतलब टेलीपोर्ट हो गए तो कैपिटल में पहुंच चुके थे, जहाँ पर एक बड़ी सी स्टैचू देखते हैं जो कि एंशिएंट टेम्पर डार्क सेरेनिटी का था। शहर काफी बड़ा था, देख मतलब एट से कोलिशन से तो काफी बड़ा था। और यहाँ पर 3 बड़े बड़े महल टाइप दिखते हैं, थोड़े हवा में थे या जो भी बोल लो। और ये जो स्टैचू था ना उसके पैर के आसपास या जो भी बोल लो, एग्जैक्ट लोकेशन का क्या करना है, प्रिजन दिखाई देता है जिसके बारे में वो बताते हैं। और इनके बीच में जेल के और ये शहर जो था एक बड़ा सा तलवार दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था युवान, जो कि गोल गोल घूम रहा था। अब ग्राउंड पर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स थे जिनके बारे में भी होता था कि इस वर्ल्ड पवेलियंस है जो भी चीजें। अब चैंटियांगो यहाँ से जाने ही वाला था तो देखते हैं कि एट से कोलिशन किसी का वेट कर रहा है हमारा, शायद सब्सिडियरी सेक्ट के लोगों का, कि वो आए इन्हें रिसीव करे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई प्लम डाक थी, बाकी लोग होते तो समझता है तो उन लोगों को आना चाहिए और लेके जाना चाहिए। लेकिन समय भी थोड़ा हो चुका था और कोई आया नहीं था। प्लम डाक की आंखें काफी मिस्टीरियसली चमक रही थी और वो एक मैसेज भी नहीं भेजती है। मास्टर फिफ्थ कहती लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि अभी जो ये सब्सिडियरी सेक्ट की पैट्रियार्च होंगी ना वो भाई पैट्रियार्च लेवल पे भी नहीं थी, मतलब कि वो ऐसा कर भी नहीं सकती, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है उस सेक्ट में, हमारे ब्रांच में। जो भी सोच रहा था यार आते ही इतनी गड़बड़ हो चुकी है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, मतलब कोई टारगेट कर रहा है। कैप्टन की आंखों में भी एक कोल्डनेस चमकता है। वो जू की तरफ देखते हैं और जू उनकी तरफ देखते हैं। अब देखो ऐसा सोचना अपनी जगह की बात है, लेकिन एकदम श्योर शॉट होना उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, फिर पता चल सकता था। तो प्लम डाक ये जो हवा में तैरता हुआ शहर था उसकी तरफ देखती है, क्योंकि वहां पर इनका जो ब्रांच भी था ना सेक्ट का वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। मास्टर फिफ्थ इस दौरान देखती है। बहुत सारे डिसाइपल्स भी इस दौरान जू और कप्तान की तरफ देख रहे थे। और इस दौरान जो 2 स्वॉर्ड सेजेस थे पति पत्नी, उनको भी समझ में आ जाता कुछ तो सही नहीं है। और टियांगाओ बोलते हैं सीनियर प्लम डाक फेलो जोकिंग और एर्नियो मतलब अपने कप्तान को कि मैं कुछ पता करता हूँ कि अगर कुछ हुआ है आपके सेक्ट को तो, और आपको बस आगे जाना है तो हम मदद कर सकते हैं। और इस दौरान वो एक जेड स्लिप निकालते हैं। जो और कैप्टन इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं और प्लम डक बस हाँ में सर ला देती है। और प्लम डक भी अपने पावर्स को दिखाना नहीं चाहती थी। बात ये भी थी कि देखो यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट है इनके लेवल के भी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि अभी जस्ट यहाँ पर ये लोग पहुंचे तो जो चैन टियांगा होते हैं ना वो ट्रांसमिशन जेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिससे आप आवागमन या आना जाना करते हैं। और इस दौरान ये जो लोग बुलाते हैं वो चैन टियांगाओ के खुद के सेक्ट के थे और वो पता भी कर लेते कि चलो इन्हीं के सेक्ट के लाइटनिंग ऑर्डर के। अब इनको ये भी पता चल जाता है, ये जो नए लोग आए थे, कि ये जू और कैप्टन जो है वो स्वॉर्ड सेज थे और रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और उसके बाद इन लोगों की टीम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब जू वगैरह आगे जा रहे थे और आसपास की चीजों पर निगरानी भी बना के थे, मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे शहर को। इस शहर के बारे में जू को 2 चीजें खास करके थोड़ी प्रभावित करती हैं कि ये शहर हवा में तैर रहा था। डार्क एम्परर जो सेरेनिटी है ना उनके चेस्ट के आसपास, और जब ऊपर की तरफ देखता तो वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड है ना वो दिखाई नहीं दे रहा था, न तो सूर्य न तो चंद्रमा, बस स्टैचू का चेहरा दिखाई दे रहा था, मतलब एम्परर सेरेनिटी का। दूसरा चीज ये फील करता इस शहर में आने के बाद सीसलिंग काउंटी में इसका बॉडी सोल वगैरह जो है ना इस शहर से मानो जुड़ चुका है, एक अलग इसको फील होती है। और प्लम डाक इसको धीरे से बताती है कि वो डेस्टिनी ऑरा का पावर है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये डेस्टिनी ऑरा नाम की कोई चीज नहीं होती है, बट ये होती है। इधर ये आगे बढ़ते हैं, टियानगाओ भी कुछ चीजें इनको समझाता है कि जो शहर है वो 9 रिंग्स और 77 यानी 77 जिलों में बटा हुआ है, जो कि तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद। क्योंकि फिलहाल ये देखो सब्सिडियरी जो सेक्ट था इनका, ब्रांच सेक्ट जो था उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो ये जो ब्रांच था वो शहर के यानी काउंटी कैपिटल के साउथ वेस्टर्न पार्ट में था, 59वें जिले में। सिटी का जो केंद्र था ना उससे भाई दूरी पर था, ठीक ठाक दूरी पर। और जब ये लोग देखते तो हैरान हो जाते। बाहर से तो तगड़ा दिख रहा था, लेकिन मेन गेट पर लॉक लगा हुआ था, एक सीलिंग ब्लैक पेपर दिखाई दे रहा था। प्लम डाक भी उस तरफ देखती और एक जेड स्लिप भी निकालती, जो कुछ लोगों को जानती थी शहर में, उनसे कांटेक्ट करती। जो इस दौरान बोलता है ज़ैंग शियुन, कैप्टन की तरफ देखता है और कैप्टन इसकी तरफ देखते हैं। मतलब इस जगह को सील किया गया था, यानी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कि पहले दिन यहाँ पर आए और ऐसा हो रहा, मतलब वो इनको टारगेट कर रहा है। इनके दिमाग में एक ही बंदा आता है, ज़ैंग शियुन।
और वो दिखाता भी था ना कि ज़ैंग सीवन का कनेक्शन तो तगड़ा था यहाँ पर। इस दौरान टियांग और उसके बाकी जो 3 डिसाइपल्स इसके साथ में आए थे, वो भी बात करने लगते, मतलब मैसेज सेंड करने लगते और तुरंत इनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता। उधर से भी रिस्पॉन्स आता है कि 1 हफ्ते पहले तो जो जस्टिस पैलेस है ना, उन्होंने आपके सब्सिडियरी सेक्ट को किसी चीज़ में बोला है कि क्राइम किया है उन लोगों ने। तो इंटरोगेशन के लिए उन्हें ले जाया गया है। इधर प्लम डार्क को, क्योंकि उन्होंने भी मैसेज भेजा था तो उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, ज़्यादा डिटेल वाला। और ये जो ऑर्डर्स आए थे वो याओ यान हुई से आए, क्योंकि जस्टिस पैलेस के डिवीजन 3 की डायरेक्टर है। और वो पूछती तुरंत जू से कि जू किंग, वो जो इमॉर्टल सोसाइटी वाला बंदा था, नया सोर्सेज जो बना था, क्या नाम है उसका, क्या सरनेम है? तो जो बोलता है ज़ैंग शियुन। वो पूछती तुम्हारे उसके बीच में कुछ है क्या? तो जू हाँ में सर हिलाता है। तो वो तुरंत बोलती है वही इसके पीछे शायद है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ये कंफर्म किया कि याओ यान वही याओ क्लैन की, वो एक इमॉर्टल सोसाइटी के बंदे से शादी कर ली थी, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और उसके पति का नाम ज़ैंग से रिलेटेड कुछ तो था, उनका बच्चा भी हुआ था। मास्टर फिफ्थ बोलती है मतलब ये जो इन्होंने हमें फंसाया है कि हमने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, जूकिंग की वजह से किया मतलब। और कैप्टन बोलता लग रहा है ये जल्दी जल्दी में किया गया ना, क्योंकि 7 दिन बहुत कम टाइम है इंटरोगेशन के लिए। और फिर कप्तान कहते हैं मेरे छोटे भाई ये बताओ, अगर हम क्राइम डिपार्टमेंट में हुए होते तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? जो बोलता है सभी चीजों को सीक्रेटली प्लान करते। तो कप्तान तुरंत बोलता है इसका मतलब समझ रहे होते यार, इसका मतलब ये लोग डरे हुए हैं, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं होती। और कप्तान कहते हैं फिर ऐसे लोगों को ना फन खड़ा करने का मौका ही नहीं देना है, इनको जड़ से कुचल देना है। कैप्टन अपने जीव को चाटते हैं। बट वो जियान को था कि यार क्यों इतना चीज़ों में पढ़ना है, निंगयान को भी समझ में नहीं आ रहा था। कप्तान कहते कि लेकिन नहीं, चीज़ों को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। जू की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कैसे हैंडल करना है। फिर जू बोलता है कि सिंपल है। और कप्तान और जू का अपना प्लान चलने लगता है। कप्तान का सीधा था कि ऐसे बच्चे हमारे खिलाफ प्लान करेंगे, तुम्हारे और मेरे खिलाफ। बाकी डिसाइपल्स भी हैरान हो जाते हैं। इवन चेन टियांगो का भी सेम रिएक्शन था। जू और कप्तान की तरफ देखते हैं, लेकिन प्लम डार्क की आंखों में एक चमक थी, एक तारीफ था। मास्टर फिफ्थ पे स्माइल करते हैं। जू बोलता है कि अब तो ज़ैंग शियुन की मम्मी कुछ समय में ही कुछ लोग भेजती होंगी। और वो एक दूसरी तरफ देखते हैं और तभी 2 लोग उधर से सच में आ रहे होते हैं। कप्तान की आंखों में भी चमक था, आ तो गए। तो इन लोगों ने थोड़े ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, थोड़ी सी इसका भी ड्रेस था बेसिकली। और इनका ध्यान ना ये प्लम डार्क को इग्नोर मार के जू पर फोकस करते और बोलते तुम जोकिंग हो, हम ऑफिसर हैं जस्टिस पैलेस के, हम इस ब्रांच को मतलब बेसिकली इंट्रोगेट कर रहे हैं जो एक इससे कोलिशन का है, और तुम्हारा भी इसमें नाम है, तो तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चनिंग के लिए। पहला वाला बोलता तुम रजिस्ट करोगे तो फिर हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर तुम मना करोगे जवाब देने से तो फिर जस्टिस पैलेस का पूरा नियम तुम पर लगेगा। बीच में अगर कोई पड़ा नियम के हिसाब से उनको भी क्रश किया जाएगा। बेसिकली ये 2 जो बंदे थे ना वो गोल्ड कोर लेवल के 6 हेवनली पैलेस में थे और जानबूझ करके थोड़ा तेज बोल रहे थे ताकि आसपास के लोग भी चीजों को सुन पाए। लेकिन तुरंत जूप की तरफ बढ़ते नहीं है, मतलब बोलते हैं बस। प्लम डार्क की तरफ देखते हैं, देख रहे थे उनका रिएक्शन क्या रहता है। इस दौरान टियांग और बाकी भी डिसाइपल्स जो थे अपने मतलब जू किंग के सेक्ट वाले, वो जू किंग और कैप्टन की तरफ देख रहे थे। मतलब जैसा इन दोनों ने बताया था वैसी ही चीजें हो रही थी। अब भाई मजाक तो नहीं था। जू किंग ने 3 साल भाई काम किया था वॉयलेट क्राइम डिपार्टमेंट के लिए, डायरेक्टर लेवल पे गया था नॉर्मल बंदे से, कांस्टेबल से पोजीशन से उठ के। रोल्स क्या होते हैं, फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, अब इससे अच्छा कौन जानेगा। और कैप्टन का तो आपको पता ही है, दाव पेच खेलने में कैप्टन को कौन ही हरा सकता है। और जो प्लम डार्क की तरफ देखता है कि मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा सीनियर, अब चिंता मत करिए। सर फिफ्थ को भी थोड़ा मतलब रेस्पेक्ट दिखाता है टियांगाओ को भी, और उसके बाद कप्तान की तरफ देखता है और जस्टिस पैलेस ऑफिसर्स के साथ आगे निकल लेता, मतलब उनकी तरफ बढ़ जाता है कि चलो मुझे लेकर के। तो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं, जस्टिस पैलेस वाले थोड़ा उनको डाउट आता है। कैप्टन चीजों को ध्यान से देख रहे थे और कैप्टन स्माइल कर रहे थे वनी में, तो वो जूकिंग को बेसिकली बांध देते हैं और फिर से लेकर जाते हैं। एक तो चिल्ला था भी जल्दी चलो, तो गहरी आंखों से देखता बट बोलता नहीं है कुछ। प्लम डार्क चीजों को देख रही थी और जूकिंग पर भरोसा करती, लेकिन इस दौरान अपने कुछ फ्रेंड्स को मैसेज भी भेज देती, एक ऊपर लेवल का प्रोटेक्शन कि इनकी तरफ से रहे। टंगाओ भी सेम वही काम करती, क्योंकि भाई एक एहसान तो था ना जूकिंग वगैरह का इनके ऊपर। कप्तान कहते हैं कि कोई टेंशन मत लो, मेरा छोटा भाई चीजों को संभाल लेगा। इन लोगों का तरीका अच्छा नहीं है, टैक्टिक्स ये हमारे पे खेल रहे हैं। ऐसे मैटर 3 से 5 दिनों में निपटा देंगे हम लोग, और जब समय आया ना तो बस मुझे फॉलो करो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि देखो पहली बार ऐसा, और ये कप्तान की आंखों के सामने कोई उसके छोटे भाई को ले जाए और उन्हें ऐसा देखना पड़े, तो उनकी आंखों में एक आग सी चल रही है। इधर यहाँ पर ना मतलब जो 3 लहराते हुए पैलेस थे उसमें से एक था जस्टिस पैलेस। वहां पर ज़ैंग सिंह थोड़ा नर्वस था, साइड चैम्बर में पैलेस हॉल डिवीजन 3 में वेट कर रहा था। नॉर्मली एकदम शांत कैजुअल काम रहता था, लेकिन यहाँ पर अलग चीजें थी। और ऐसा तभी ये रिएक्ट करता था जब इसकी माँ यानी याओ यान हुई। और फिलहाल वो कुछ जस्टिस पैलेस में बैठ के फाइल्स पलट रही थी। बेसिकली ये वुमन थी, ह्यूमन वुमन थी, दिखने में काफी सुंदर थी। और ज़ैंग शियुन की माँ का उसकी बहन की तरह ज्यादा लगती थी, दिखने में भी काफी सुंदर, कर्व्स भी काफी अच्छे थे।
और ज़ैंग सियोन चुपचाप वेट कर रहा था। दरवाज़ा खटखटाता है। माँ उसकी बोलती है, "अंदर आ जाओ।" तो ये 2 बेसिकली वो आते हैं जो सेवक थे और अंदर आ जाते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं, एक्सॉल्टेड वन कह के बुलाते हैं और बताते हैं कि हमने ज़ोकिंग को ला लिया, उसे लॉक भी कर दिया। उसके सेक्ट से कोई भी बीच में पड़ा ही नहीं, मतलब वो आराम से आ गया। तो यान्वी कहती है, "अच्छा, तो वो छोटा सेक्ट, उन लोगों के पास दिमाग तो है, तो फिलहाल तो कुछ नहीं करना है, बस इसको लॉकअप करके रखो।" और दोनों कल्टीवेटर्स बेसिकली जब देखते तो खुद ही हैरान थे ना, बहुत दिखने में सुंदर थे, लेकिन उन्हें पता था कि कितनी रूथलेस नहीं है और काँपते हुए आवाज़ में ये फिर निकल जाते हैं। ज़ैंग शियून देखता है अपनी माँ को, फिर उनके जो 2 जूनियर आए थे, काम करके चले गए थे और इसे समझ में आ रहा था जो ये नहीं कर पाए तो उसकी माँ कितना ईज़िली कर पा रही है। इसकी माँ ने मतलब 8 सिक कोalition के इस ब्रांच को भी पकड़ लिया था। ज़ैंग शियून का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था कि मम्मी आप ये मत बोलना कि ज़ोकिंग के पास 2 लाइफ लैंप है। उसकी माँ कहती है, "एकदम कूल होकर के शांत रहो।" अब ज़ैंग शियून फिर आगे कुछ नहीं बोलता है। "तुम्हारे पिताजी ने मुझे निराश किया था। मुझे लगा था तुम उनसे बेटर बनोगे, लेकिन मुझे पता चला तुम भी वैसे ही हो। तो मैं स्वॉर्ड से इसका कमांड स्वॉर्ड भी नहीं मिला। कमांड स्वॉर्ड आपको मालूम है 3 ही लोगों को मिला था, ज़ोकिंग, कप्तान और वो लड़की किंग क्यू को। वो तो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर सेक्ट लीडर टाइप हैं, तो तुम्हें वो मिल जाएगा यहाँ पर।" तो फिलहाल ये जो बंदी थी यान्वी, वो बेसिकली अपने बच्चे से काफ़ी निराश थी और समझाती है फिर कि यूनियर तुम्हें चीज़ें एक-एक करके करना पड़ता है। ज़ोकिंग ने 30,000 मीटर का पिलर लाइट प्रकाशित किया था। ग्रैंड एम्परर का रिस्पेक्ट मिला उसे, इतना आसान नहीं है, उसके लिए यहाँ का डाउ बेल भी बचा था, तो उसको निपटाना इतना आसान होगा? ज़ैंग शियून फिर थोड़ा शांत होता कि मम्मी आप शिकार करने की कोशिश कर रही हो। तो माँ कहती है, "हाँ, बिल्कुल, तुम पूरे भी मूर्ख नहीं हो। मेरा ये देखना था कि जब मैं इसे लॉकअप करती हूँ, तो कौन-कौन इसकी मदद करने आता है और कौन इसके दुश्मन में, वो भी तो पता चल जाएगा क्योंकि 30,000 मीटर का लाइट इसने चलाया था, तो सभी लोग थोड़ी खुश होंगे। अभी थोड़ा बहुत इससे डील कर भी सकते हैं, लेकिन जब ये ऑफ़िशियली वर्सेस जॉइन कर लेगा यहाँ पर, फिर मुश्किल होगा और उसको किसी क्राइम के लिए तुम ऐसा सस्पेक्ट बना सकते हो, लेकिन प्रूफ़ करने के लिए टाइम लगेगा और मैं अभी उसे ऐसे ही लॉक किया हूँ, 3 दिन बाद मैं छोड़ दूँगी। मैटर को और इन्वेस्टिगेट बाद में करेंगे। इसके सेक्ट वालों को भी मैं छोड़ दूँगी, लेकिन ये जो क्राइम है, मैंने जो बोला है, वो ऑनगोइंग रहेगा, मतलब प्रोसेस में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि 30 मीटर का तो उसने लाइट जलाया है, लेकिन उसके ऊपर एक केस चल ही रहा है, के नाम पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इतने पे मैं नहीं छोड़ूँगी, आगे जाते भी उसके नाम के पीछे ना कुछ दाग लगाते रहेंगे, कुछ और चीज़ में उसको फँसाएँगे, फिर छूट तो जाएगा ही ऑब्वियसली वो, लेकिन नाम खराब करते रहेंगे। तो समय के साथ ना लोगों के मन में उसके लिए थोड़ा वो बन जाएगा कि यार ये बंदा थोड़ा सही नहीं है और उसके लाइफ लाइन तुम डायरेक्टली नहीं ले सकते, कोई दूसरा तरीका ढूँढना पड़ेगा। मतलब जब वो मर जाएगा या जो भी होगा, तो मिलिट्री क्रेडिट्स के रूप में उसके लाइफ लैम्प को हम खरीद सकते हैं। सबसे आसान तरीका वही है। ज़ैंग शियून इस दौरान शांत हो जाता, अपनी माँ को रिस्पेक्ट दिखाता। इधर यहीं पर जस्टिस पैलेस जो थोड़ी दूरी पर था, ज़ोकिंग क्रॉस लेग्ड एक जेल में बैठा हुआ था। तो कोरिलेशन जो करेक्शन डिवीजन था ना, उसके जेल जैसा नहीं था ये। कुछ-कुछ जैसा ज़ू का जो क्राइम डिपार्टमेंट था, वॉयलेट क्राइम, उसके जैसा था। लेकिन यहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं था। ऑरा थोड़ा कोल्ड था, थोड़ा यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी फील हो रहा था। ज़ू चाहता ना तो ये जो इसके ऊपर वो कोड़े या जो भी बांधे हुए हैं ना, उसके कल्टीवेशन को सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई के पास उसका परछाई है, ज़हर है, टैबू पॉइज़न और फिर वॉयलेट मून भी है। लेकिन वो किसी जल्दीबाजी में नहीं था और ऐसे ही तो 30,000 मीटर का पिलर ऑफ लाइट नहीं मिला, वो दिखाता है कि लौंडा कितना काम है, बहुत सी चीज़ें हैं और सबको समझ में आ जाता है कि ये क्या करना चाहते हैं। जो याओ यान ह्यूई ने सोचा था, जो अपने बच्चे को पूरा प्लान बताया था, ज़ू ने पहले ही समझ लिया था। ये प्लान इनका बुरा नहीं है, धीरे-धीरे मेरा नाम खराब करना चाहते हैं कि इसको मालूम था कि कुछ दिन बाद इसको ये छोड़ देंगे और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बोल करके। लेकिन जो भी इस प्लान को अंजाम दे रहा ना, वो आखिरी चीज़ों तक नहीं सोच पा रहा है, ज़ू का ये मानना था और ज़ू का ये नहीं था कि चीज़ों से बस निकलना है भाई, जिसने छुआ है ना मुझे उसको भस्म कर देना है। ज़ू तो ढूँढ-ढूँढ के मारने वालों में से है, जैसे कि पैट्रियार्च को अगर आप याद कर लो, गोल्डन वज़रा को, तो ज़ू को पता तो था ये क्या कर रहे हैं, सोच ही लेता है और शांति से बैठा रहता है। इस दौरान 3 दिन बहुत जल्दी गुज़र जाते हैं। सब्सिडियरी सेक्ट जो इसका ब्रांच सेक्ट था, जैसे कि 10 दिन से इन्होंने लॉक किया हुआ, इन्हें अब ये रिलीज़ कर देते हैं और बोल देते हैं कि इंट्रोगेशन अभी भी चल रहा है और जब वो बाहर निकलते तो प्लम डॉग वैसे भी उनका वेट कर रही थी। ये जो सेक्ट लीडर थी सब्सिडियरी सेक्ट की, वो इन्हें ग्रीट करती, थोड़ी निराश भी थी कि यार हम लोग के साथ ऐसा हो गया। प्लम डॉग समझती थी तो वो संभाल लेती है चीज़ों को और प्लम डॉग देखती है कि इस ग्रुप में ज़ोकिंग नहीं था, मास्टर फिफ्थ का भी सेम हाल था। कैप्टन थोड़े नर्वस थे, वो ज़ियानो की तरफ आँख भी मारते और उसको बोलते कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। चेन टियांगो भी यहाँ पर प्रेज़ेंट, इनके साथ इस बार तो 10-12 स्वॉर्ड सेजेस भी आए हुए थे और वो पूछते हैं कि ज़ोकिंग कहाँ? लेकिन इन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। 2 जस्टिस पैलेस के लोग ऑफिसर्स आते, ज़ोकिंग को लेकर आते और उसमें से एक बोल भी रहा था ज़ोकिंग को कि 30,000 पिलर ऑफ लाइट, फिर भी तुम इस संदिग्ध के घेरे में हो। दूसरा बोलता है कि उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे, लेकिन ये केस अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, याद रखना। ज़ोकिंग की जो बेड़ी आती है ना, वो उसे खोलने लगते हैं। जब तक ये खोल पाते, ज़ोकिंग काँपने लगता है, उसकी आँखें ऐसा बंद होने लगती है और खून की उल्टी करता है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे ज़ख्म दिखाई देने लगते हैं और वो दिखा रहा था कि मानो ज़ोकिंग को इन लोगों ने टॉर्चर किया था दिन रात। उसके अंदर वाले हिस्सों बदन अंग में भी ना इंजरीज़ दिख रही थी, हड्डियाँ टूटी हुई थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था वो। और ज़ू भाई ज़ू है, ऐसा छोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि अपने दुश्मन को ऐसे ज़ू छोड़ नहीं सकता था।
जैसे कि इसने बहुत पहले एक बार वांग यान की भी मदद की थी, जैसे वांग यान ने इसका साथ दिया था, सेम काम ये यहाँ पर कर रहा था। ऑब्वियसली इसमें कप्तान की भी जरूरत पड़ेगी और कैप्टन भी गुस्सा दिखाते कि जोकिंग ये क्या हो गया, और जोकिंग कैसा उठाते हैं भाई कैसे भी करके। जोकिंग भी और खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। जो जख्म थे वो रियल से जो ने खुद से किए थे। उसके हेवनली पैलेसेस में भी क्रैक्स आ गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी। कैप्टन गुस्से में चिल्लाते जस्टिस पैलेस, मेरे भाई ने ऐसा क्या किया था कि तुम लोगों ने इसके इतना गंदी तरीके से पीटा है, इतना घिनौना काम। कप्तान यही चीज बार बार रिपीट करते हैं। मेरा भाई तो बस यहाँ पर नया स्वॉर्ड सीज बन के आया था, अभी तो ड्यूटी के लिए उसे रिपोर्ट करना था और पहले दिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 3 दिन में आप लोगों ने ये कर दिया। और ऐसा नहीं कि बस कप्तान गुस्से में थे, प्लम डॉग भी गुस्से में आ चुकी थी। बाकी डिसाइपल्स का भी सेम हाल था। दोनों जो ऑफिसर्स लेके आते हैं उनकी तो फट जाती है। दोनों में से किसी ने जू को टच भी नहीं किया था 3 दिनों में, लेकिन जख्म तो रियल थे। इस दौरान जू की जो परछाई थी ना हल्की सी फड़कती है, मतलब इस दौरान कप्तान की तो एकदम नसें दिख रही थी भाई, जिन्होंने जू को पकड़ा हुआ था। कप्तान तो ऐसा रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मेरा छोटे भाई तुम बस सांस बस ले पा रहे हो, बस कैसे भी करके। हम दोनों ने क्या सोचा था कि हम ह्यूमैनिटी को साथ में संभालेंगे, मतलब डिफेंड करेंगे इंसानियत को। स्वॉर्ड से बनने वाले थे हम, हमारा प्रकाश पूरे पृथ्वी और स्वर्ग में चमकने वाला था। मेरे छोटे प्यारे भाई मुझे मत बोलो ये लोग तुमसे जलन रख रहे हैं कि तुमने 30,000 पिलर ऑफ लाइट पाया, क्योंकि इनका जो बंदा है ज़ैंग शियून वो नहीं कर पाया। कि मैं कैसे भूल गया मेरे छोटे भाई कि ज़ैंग शियून की माँ ही तो है जस्टिस पैलेस की मेन। मैंने तुम्हें मना किया था उसी समय कि छोड़ो ये सब, इंसानियत के बारे में अच्छा सोचना, हम नहीं जाएंगे यहाँ पर तुम मेरी बात नहीं माने। 8 महीने लगाकर हम यहाँ पर आए थे, तुम्हारा इतना नाम था, लेकिन क्या फर्क है, तो हमें बुली कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मैं स्वॉर्ड से इसकी पदवी भी त्याग दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए इंसाफ लेके रहूंगा। और जस्टिस पैलेस वालों, अगर मेरे भाई ने सच में कोई क्राइम किया तो मुझे सबूत दिखाओ पहले, कि स्वर्ग भी इसको नहीं मानेगा, 30,000 मीटर की लाइट भी नहीं, और ग्रैंड एम्परर भी इसको नहीं मानेंगे। तुम लोग जो आरोप लगा रहे हो मेरे भाई पे। कैप्टन की आवाज तेज होती जाती है और उनकी आंख एकदम खूनी लाल हो चुकी थी। और इस दौरान ये बंदा अपनी थंडर टेक्निक भी यूज कर देता है, आसमान में बिजलियां भी कड़कने लगती हैं। डार्क एम्परर सेरेनिटी का जो स्टैचू था ना, वहां पर एकदम उनका चेहरा दिखने लगता है। मानो सच में स्वर्ग गुस्से में हो, एंशिएंट एम्परर खुद गुस्से में हो। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।